आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एच टेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, HTML ट्यूटोरियल्स को सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक HTML ट्यूटोरियल का, और आज इंशाल्लाह हम मैक्सिमम लेवल तक HTML को कवर करेंगे। और इस ट्यूटोरियल को मैंने कुछ इस तरह से तरतीब दी है कि हमारी वेब डेवलपमेंट के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स हैं, आज उनको इंशाल्लाह देखेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पे चल के हम देखते हैं कि आज के ट्यूटोरियल में हम क्या करने जा रहे हैं। आज हमारा जो ये टॉपिक है HTML का, इसके अंदर हम जो मेन काम करेंगे वो ये करेंगे कि हमारे जो HTML के जो एलिमेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ यूज़ होते हैं, उनको हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ करना है। देखिए, HTML जो वेब डेवलपमेंट जब आप करते हैं तो वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML के हवाले से जो मेन काम होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि कस्टमर ने या आपके क्लाइंट ने जो आपको एक रिक्वायरमेंट दी है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने कंटेंट को इस व्यू पोर्ट के अंदर डिस्प्ले करना है। व्यू पोर्ट क्या है? जो ब्राउज़र के ऊपर आपको ये मेन्यूज़ वगैरह नज़र आ रही हैं, ये सारी एक्सक्लूड करने के बाद जितना एरिया ये ब्लू कलर के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा एरिया, ये सारे का सारा बेसिकली आपका व्यू पोर्ट है। और इसी को यही बेसिकली आपके पास बॉडी टैग होता है। यानी कि बॉडी टैग के अंदर आपने वो जो रिक्वायरमेंट है उसको डालना है। उसके लिए आपको इमेजेस भी लगाने पड़ सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ वेब फॉर्म्स, यानी कि जो आपके पास HTML फॉर्म्स होते हैं जिसके अंदर आप यूज़र से इनपुट लेते हैं, वो भी हो सकती हैं, टेबल्स भी हो सकते हैं। आपके पास टेबल्स के अलावा कोई लिस्टिंग भी हो सकती है, ठीक है? तो ये मुख्तलिफ टेक्स्ट हो सकता है और उसके फिर डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाने सबसे पहले ज़ाहिर है आप उसकी HTML लिखते हैं, HTML के बाद फिर उसको खूबसूरत बनाने के लिए CSS लिखते हैं और फिर उससे रिलेटेड जो जावास्क्रिप्ट होता है वो लिखते हैं। तो आज यूँ कह लें कि हम जो कोर वर्क होता है HTML का, वो हम करने जा रहे हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि आज हमारा जो HTML जो बिगिनिंग लेवल से अब हम आगे प्रोफेशनल लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो आज मैं आपको काम कराने जा रहा हूँ, ज़ाहिर है ये प्रोफेशनल इसी चीज़ को ही करते हैं और यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी सारा जो मतलब HTML है वो लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम कमेंट्स को देखते हैं। कमेंट्स देखें, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब आप कोड लिख रहे होते हैं और जब कोड आपका हंड्रेड्स लाइन्स का या 1000 लाइन का होता है, तो कुछ काम जो आपके ऐसे होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं या जिनके बारे में आप ये कहते हैं कि हम इस कोड से रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दें, ताकि आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर अगर आप उस कोड में दोबारा आएँ तो थोड़ा आप उसको रिकॉल कर सकें कि भई ये नीचे जो कोड मेरा लिखा हुआ है किस हवाले से लिखा हुआ है। अब चूँकि जो कमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूशन से एक्सक्लूडेड होते हैं, यानी कि जितना भी अब जितना ये आपको ग्रीन कलर के एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा HTML का पार्ट नहीं है। ये इसी तरह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप ये कमेंट्स लिखते हैं तो वो कोड तो एग्जीक्यूट होता है, वो कमेंट्स का जो एरिया होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इस तरह ये हमारे पास एक बहुत बड़ी अच्छी फैसिलिटी होती है हर लैंग्वेज के अंदर, चाहे आप CSS में चले जाएँ, आप जावास्क्रिप्ट में चलेंगे, HTML के अंदर चले जाएँ, आप किसी और प्रोग्रामिंग C++ को ले लें, आप C# को ले लें, जावा को ले लें, किसी को ले लें, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद होती है। अब इसके मेन जो काम है वो 2 हैं। एक तो ये है कि आपके पास एक बड़ा अच्छा तरीक़ेकार होता है कि आप अपने जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, उनके अंदर आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं और दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि कोई अगर आपके कोड को कोई और पढ़ने आता है तो उसके लिए फिर हेल्प हो जाए। तो ये आप अपने के लिए भी हेल्प है और किसी दूसरे के लिए भी ये आपकी हेल्प है, और ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप इस तरह कमेंट्स डाल दें। आपके अपने के लिए कल को अगर खुद आपको दोबारा वो चीज़ें रिकॉल करनी पड़ती हैं तो आपके लिए भी फ़ायदा होगा, और अगर किसी और को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी आसानी होगी। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि ये जो एरिया आता है ये एक्सक्लूड नहीं होता है, इस वजह से हम ये डाल सकते हैं।
अच्छा जी, उससे अगला जो पार्ट है वो हमारे पास है स्टाइल एट्रीब्यूट। देखें, CSS लिखने के हमारे पास CSS को HTML के अंदर यूज करने के हमारे पास 3 तरीकेकार हैं। पहले नंबर पे आपके पास जो तरीकेकार है वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इनलाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आप जो इसको है वो कैसे यूज करते हैं, आप इसे किसी फाइल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आप इसको सिर्फ इसी हेड टैग के अंदर जाके अगर यूज करना चाहें तो स्टाइल को आप यूज कर सकते हैं। अब HTML के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होती है, जिस तरह ये आपको नजर आ रही है, स्टाइल नजर आ रही है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट, इसी एट्रीब्यूट को यूज करते हुए हम या तो डायरेक्ट इधर इनलाइन ही इसी के अंदर ये स्टाइलिंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम कोई एक्सटर्नल फाइल ऐड करके उसको यूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम इधर हेड सेक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम ये देखेंगे कि हम इनलाइन कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि अब मैं इसको हटा देता हूं और हटाने के बाद ये बॉडी के ऊपर मैंने लगाया हुआ था स्टाइल। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर, कलर, और इसको भी हटा देते हैं, इसको बाद में हम देखते हैं। अच्छा, कमेंट करने के लिए अब देखें जो ही मैंने सेव किया है तो वो कलर उसका चेंज हो गया। कमेंट करने के लिए आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और ये फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे तो आपका कमेंट हो जाएगा। और अगर आपने इसको अनकमेंट तो इसी तरह सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा उसी चीज की को प्रेस करें तो हो जाएगा। और दूसरा तरीकेकार ये है, अनकमेंट हो जाएगा। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप इधर से जाके एडिट में जाएं, एडिट में जाने के बाद ये टॉगल लाइन कमेंट, ये देखें ये कमेंट हो जाएगा और यहाँ से आप अनकमेंट भी कर सकते हैं। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और अब मैं सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल कलर इज इक्वल टू ग्रीन, कंट्रोल एस। अच्छा, आप ये देखें कि जो आपका इस पूरे बॉडी टैग के अंदर अब जो टेक्स्ट का कलर हो गया है वो आपके पास ग्रीन हो गया है, लेकिन आगे ये वाला रेड क्यों आ रहा है, उसकी रीज़न ये है कि इसके लिए फिर मैंने अलग इन लाइन डाला हुआ है तो इस वजह से ये रेड आ रहा है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब मैं इसका ये कहता हूँ कि दूसरे नंबर पे मैं आपको कहता हूँ कि जी बैकग्राउंड कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ जी। बैकग्राउंड कलर के अंदर जाके मैं यहाँ पे ग्रीन लिख देता हूँ या फर्ज के ग्रे लिख देते हैं, कंट्रोल एस करता हूँ। अब ये देखें, ये आपके ब्राउज़र का जो है, आपके ब्राउज़र के अंदर जो आपका पूरा एरिया है वो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे हो गया। अब एक तो तरीकेकार ये है, यानी कि इन लाइन इस तरीके से, यानी कि इसी जो आपके पास HTML एलिमेंट है उसी के अंदर जाके आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके अंदर 3 चीज़ें यूज़ हुई हैं। एक नंबर पे सिलेक्टर है। सिलेक्टर इस केस में कौन है, ये बॉडी, यानी कि जिस एलिमेंट के अंदर लगाएंगे उससे सिलेक्ट कर कहेंगे, सिलेक्टर कहेंगे उसको। ID से भी आगे आप देखेंगे कि ID और नेम के भी थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल आप उसके टैग नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे आप इसके अंदर जो होता है वो होता है ब्लॉक। अब जिस तरह ये एक ब्लॉक है, इस एक ब्लॉक के अंदर जो चीज़ें हैं, एक है प्रॉपर्टी का नेम और उसके बाद उसकी जो वैल्यू है। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या है जी, कलर है, और इसमें जो वैल्यू है उसकी ये उस कलर का नाम है। और ये दोनों जो आपकी प्रॉपर्टी नेम और जो वैल्यू है दोनों आर सेपरेटेड बाय कॉलन एंड एंडेड बाय सेमीकोलन। ये एक ब्लॉक पूरा बन गया है। इसी तरह इसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक भी हो सकते हैं, एक और ब्लॉक ये आ गया। तो ये जी आपके पास CSS स्टाइलिंग है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे वैसे CSS का पूरा एक हम इंशाल्लाह आगे ट्यूटोरियल इसके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको समझूं कि HTML के अंदर आप ये थोड़ा बहुत इसका यूजेज होना ज़रूरी है ताकि थोड़ा ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है इसको समझ सकें। अच्छा, एक तो तरीकेकार ये हो गया। दूसरा तरीकेकार जो हमारे पास है वो ये है कि मैं सिंपल ये करूँ कि मैं यहाँ पे हेड टैग के अंदर एक टैग डालूं स्टाइल का। ठीक है जी, स्टाइल का टैग मुकम्मल करूं और इसके अंदर जाके
फर्ज किया मैं ये करता हूँ, ये एक मेरे पास पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं अनकमिट करता हूँ और अनकमिट करने के बाद मैं ये पैराग्राफ का आईडी लेता हूँ और यहाँ पे इस आईडी के थ्रू इसको एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे मैं इसके थ्रू एक्सेस करने के लिए उसका नाम लिखूँगा। सबसे पहले ये नंबर साइन आएगा, ठीक है जी, और उसके बाद फिर ये ब्रैकेट और इसके अंदर मैं जाके वो लिखूँगा जो एक्चुअल मैंने लिखना है। अब मैं ये करता हूँ कि इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी कलर इज इक्वल टू रेड, कंट्रोल एस करता हूँ। ये देखें अब इसका जो कलर है रेड हो गया। मैं इस बैकग्राउंड को हटा रहा हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। इसको हटा देते हैं, कंट्रोल एस, ये हटा दिया। अब इसको मैं अगर ग्रीन कर दूं, कंट्रोल एस, ये देखें ये एरिया जो है, यानी कि ये मेरा जो आईडी था उस आईडी के थ्रू मैंने इसको एक्सेस किया, इस पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ को एक्सेस करने के बाद मैंने इसको ये स्टाइलिंग असाइन कर दी और ये दूसरे नंबर पे तरीके का मैंने आपको बताया था कि एक इनलाइन होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि हम ये स्टाइल का टैग यूज़ कर लें। अच्छा, इसको भी हम कमिट कर देते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम चलते हैं। लेकिन जो लास्ट वन है उसके लिए हमारे पास एक फ़ाइल होनी चाहिए और वो फाइल मैंने कहाँ पे क्रिएट की, मैंने एक फ़ोल्डर, हमारा जो मेन HTML कोर्स है इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाया है फर्दर एसेट्स का। एसेट ये एक प्रोफेशनल वे होता है कि जब आप अपनी स्टाइल शीट्स या जावास्क्रिप्ट का जो वर्क है वो क्रिएट करेंगे तो आप बाकायदा उसके लिए पहले फ़ोल्डर बनाएं एसेट्स का, या कोई भी नाम दे दें, आप कंटेंट का दे दें, एसेट का दे दें, वट एवर यू लाइक। उसके बाद इसके अंदर फिर मैंने CSS बनाया और इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई है माई स्टाइल। अब इसमें ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एक फ़ाइल बनी थी, इसकी एक्सटेंशन CSS, ठीक है। और मैंने इसके अंदर सिंपल क्या लिखा है, वही चीज़ लिखी है कि उसके अंदर ये जो आईडी था पैराग्राफ का वो दिया और उसका कलर ऑरेंज दे दिया। अब मैं इसको अगर कंट्रोल एस करता हूँ, अब मैं चलता हूँ HTML के पेज के अंदर जो मेरे पास मेन पेज है। अब इस पेज के अंदर मैं क्या करूँगा, इस पेज के अंदर मैं उस फाइल को लिंक करूँगा। उस फाइल को लिंक करने के लिए मैं टैग यूज़ करूँगा लिंक। अच्छा जी, और इस टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा रिलेशन। अच्छा जी, रिलेशन क्या है जी, स्टाइल शीट है और उसका रेफरेंस दूंगा H रेफरेंस। और मैं जब ये फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा तो देखें मेरे पास जितना भी स्टफ पड़ा हुआ है अपनी रूट फोल्डर के अंदर, वो रूट फोल्डर भी मैं इधर भी चेक करा देता हूँ आपको कि ये आपके पास रूट फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर आपके पास ये देखें ये HTML कोर्स है, इसके अंदर ये सारे वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये एसेट्स है, एसेट्स के अंदर ये CSS और उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ। जो ही लगाया तो ये सारा ऑटोमेटिकली देखें VS कोड के अंदर ये ऑटोमेटिकली सारा एक्सेस हो गया। मैं एसेट्स के अंदर आता हूँ, एसेट्स के अंदर जाता हूँ तो फिर मुझे ये बता रहा है कि इसके अंदर फिर दो फर्दर फोल्डर हैं, CSS और JS। मैंने CSS के जाना है। CSS के अंदर जब मैं गया हूँ तो फिर वो बता रहा है जी इसके अंदर स्टाइल शीट, तो मैं ये इसको लिंक कर लेता हूँ, ठीक है जी। कंट्रोल S करता हूँ। जब मैंने कंट्रोल S किया और मैं स्टाइल शीट के अंदर गया ऑरेंज, तो ये देखें ऑरेंज कलर हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई और कलर कर देता हूँ, फर्ज के यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू कर देता हूँ। ब्लू कलर जब हम अप्लाई करेंगे, कंट्रोल S करेंगे तो ये देखें ये ब्लू कलर अप्लाई हो गया। अब ये देखें ये थर्ड
तरीक़ेकार है स्टाइल शीट को अटैच करने का। तो 3 तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिए। आप जिस तरीके से अब इस तरह से ओवरऑल आपको एक स्टाइलिंग शीट का भी आइडिया हो गया। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे चूँकि इसका यूजेज आया था तो इस वजह से ये स्टाइल को एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और ये स्टाइलिंग का हमने देख लिया। मेरे ख्याल में आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया कि स्टाइल शीट्स कैसे यूज़ होती हैं। उसके बाद है जी HTML एंटिटीज़। देखें कुछ रिजर्व करैक्टर्स हैं HTML के अंदर जिनको हम HTML एंटिटीज़ बोलते हैं। और इनका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि जिस तरह ये मेरे पास एक एलिमेंट है, दिस इज़ एलिमेंट, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि इसके बाद मैं यहां पे लिखूं एलिमेंट ऑफ टैग स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब मैं जब ये लिखता हूं कंट्रोल S करता हूं तो देखें ये स्ट्रॉन्ग तो आया ही नहीं। अब ये तो बताते खुद टैग बन गया है। अब ये एज इट इज़, यानी कि इस टैग के आगे एज इट इज़ ये लिखा है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे HTML एंटिटीज़। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एंटिटी को यूज़ करने का तरीक़ेकार पहले बता दूं आपको, बाद में बताता हूं कि क्या करना पड़ेगा। एंड साइन एंड सेमीकोलन, ये कॉम्बिनेशन है। इसके दरमियान में वो कोड आएगा। फर्ज किया लेस देन का कोड मैं यहाँ पे लगाता हूँ, कंट्रोल S। अब ये देखें लेस देन लिखा हुआ आ गया। उसके बाद स्ट्रॉन्ग आएगा कीवर्ड, ये मैं लगा देता हूँ, हटा देता हूँ। स्ट्रॉन्ग के बाद ये वाला हटा देता हूँ, इसकी बजाय फिर आपका जो HTML एंटिटी है यानी कि स्पेशल करैक्टर जो है, रिजर्व करैक्टर, वो लगाते हैं। और उसी तरह एंड साइन लगाऊंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा, और इसके दरमियान में ग्रेटर GT, इसका जो कोड है वो है GT। अब कंट्रोल S करूंगा तो ये देखें अब जो HTML पेज के अंदर मेरा कंटेंट है वो प्रॉपरली जो मैं चाहता था वो डिस्प्ले हो गया। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा है? उसके लिए मुझे ये जो आपके पास HTML एंटिटीज़ हैं इनको यूज़ करना पड़ा है। ठीक है, एक तो तरीक़ेकार ये है। दूसरा, एक तो आप सिंपल उसके नेम से, दूसरा इसका कोड होता है। जिस तरह लेस देन का कोड है ये वाला नंबर साइन 60, अगर मैं लेस देन की बजाय नंबर साइन 60 लगा दूं, S कर दूं, तो देखें कोई इफेक्ट नहीं आया, वही आ गया। इसी तरह ग्रेटर देन अगर मैं हटा दूं और इसकी बजाय नंबर साइन 62 ये कोड लगा दूं तो कोई इफेक्ट नहीं आया, वो एज इट हो रहा है। तो आपकी मर्जी, आप ये नेम से यूज़ कर लें और आप कोड से यूज़ करें। इस तरह और भी काफ़ी एंटिटीज़ हैं, जिस तरह कॉपी है, रजिस्ट्रेशन है, आपको पूरी लिस्ट ये नेट से मिल सकती है। और जब भी आपको इसको रट्टा लगाने की या बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आपको आइडिया होगा और आप आराम से उसको वहाँ से देख के तो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया HTML एंटिटीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे कि HTML के अंदर कलर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे ऊपर आप थोड़ा आइडिया देख ही रहे हैं कि कलर्स कैसे यूज़ होते हैं। देखें इसके काफ़ी सारे तरीक़ेकार हैं। सबसे पहले नंबर पे जो तरीक़ेकार है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि अब ये देखें मैंने कलर्स कुछ ना ओपन कर लिए हैं। उसके लिए क्या किया, मैंने हेडिंग दी है, हेडिंग के अंदर ना जाके कलर दे दिए। एक तो तरीक़ेकार ये है, वो स्टाइल के अंदर ही ज़ाहिर है कलर देंगे, ये वो CSS का पार्ट है, लेकिन चूंकि समझने के लिए कलर के बारे में थोड़ा आइडिया देना था तो ये ज़ाहिर है। उसी तरह मैंने ये जो इसका ब्लॉक है वो लिखा है, ये प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू है। CSS प्रॉपर्टी है, सिलेक्टर की H1 है, ये प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू है। एक तो तरीक़ेकार ये है कि हमने ऊपर देख लिया कि सिंपल नाम से उसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम उसे कोड से, जिस तरह ये दूसरे नंबर पे मैंने हेक्सा कलर कोड है, इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं कि RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, वो आप कोड देंगे, उस कोड के अकॉर्डिंगली शो हो जाएगा। इसी तरह HSL होता है, इसी तरह आपके पास RGB होता है, HSLA होता है। ये मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस हैं कि कलर्स को HTML के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आगे इनको यूज़ कर सकते हैं।
तो अभी के लिए मैं इनको कमिट कर देता हूँ और मेरा ख्याल में कलर्स का आपको आइडिया हो गया होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब हम आते हैं लिंक्स की तरफ, और ये वाला जो पैराग्राफ है इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ ताकि हमारे लिए स्पेस क्रिएट हो जाए और मज़ीद चीज़ें हम समझ सकें। इसको मैं कमिट कर देता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद है ये लिंक्स। देखें, आप अक्सर वेबसाइट्स के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे ना लिंक्स होते हैं। तो लिंक्स बनाने के लिए आप एक टैग यूज़ करते हैं ए का, जिसको एंकर टैग भी कहते हैं, और उसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे एक लिंक मैं एक्टिव करता हूँ जी। सबसे पहले नंबर पे एंकर ए लगाऊंगा, ठीक है जी। ए लगाने के बाद फिर मैं हाइपर रेफरेंस दूंगा और यहाँ पे उसका पाथ दूंगा, यूआरएल का जो भी पाथ होगा, और उसके बाद इसकी एक एट्रीब्यूट है टारगेट, ठीक है, टारगेट। और उसके बाद फिर उसका टाइटल होगा। टाइटल क्या है कि ये जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो ये देखें टूल टेप मेरे पास ये शो हो रही है, और गो टू द फेसबुक, ये वही है जो यहाँ पे मैंने लगाई है, ये टाइटल है इसका। और उसके बाद फिर ये इसका कंटेंट है, यानी कि टाइटल पीछे तो यूआरएल होगा बैकएंड पे, लेकिन सामने जो आपने कंटेंट के अंदर जो आपने टेक्स्ट शो करना है वो ज़ाहिर है उसके कंटेंट में आप लिखेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एक तो इसका जो रेफरेंस है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है और रिलेटिव भी हो सकता है। अब एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है? कंप्लीट address of an HTML page is called absolute path। जिस तरह ये मेरे पास एक पूरा एक पाथ है पेज का, https www.facebook.com, ये पूरा आपके पास एक लिंक है, ठीक है। इसको अगर मैं क्लिक करूं तो अब ये सबसे पहले मैं ये टारगेट हटा लेता हूं, कंट्रोल एस करता हूं और मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये देखें उसी के अंदर मेरे पास ये फेसबुक का पेज ओपन हो गया है। यानी कि वो जो एंकर लिंक था उसके थ्रू मैंने इसको क्लिक किया है तो मेरे पास इसी टैब के अंदर शो हो गया। अब मैं ये कहता हूं कि नहीं जी, मेरा जो पहले वाला पेज है वो एज इट इज रहे, ये मेरे नए टैब के अंदर ओपन हो, तो फिर मैं उसके लिए टारगेट दूंगा ब्लैंक का। इसमें और भी ऑप्शंस आएंगी, इसमें ब्लैंक है, पेरेंट है, सेल्फ है। सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेल्फ ही होता है, या उसी टैब के अंदर ही। अगर ब्लैंक देंगे तो उस केस में अब अगर मैं इसे जाके क्लिक करता हूं तो ये देखें ऑटोमेटिकली अब वो हमारा पेज एज इट इज़ उधर ही मौजूद है। ये जो नया लिंक दिया था हमने वो एक नए टैब के अंदर ओपन हो गया। तो ये एक तो लिंक था, और इसमें अभी हमने जो देखा है वो देखा है हमने कि एब्सोल्यूट यूआरएल के थ्रू कैसे हम इसे ओपन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ये इसमें देखूं कि अब इसका जो रिलेटिव जो यूआरएल होता है वो क्या होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखें, ये तो पेज था एक्सटर्नल वेबसाइट के अंदर, या हमारी इंटरनल वेबसाइट के ऊपर भी हो हमने पूरा एक यूआरएल जो होता है वेबसाइट का वो दिया, तो ये तो यूं कह लें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एब्सोल्यूट यूआरएल जो है वो उसके ऊपर चले जाएं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि बाज़ औक़ात हम डायरेक्टरी चेंज कर देते हैं या हमारा कंटेंट थोड़ा रिप्लेस आगे पीछे हो जाता है, तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम कर जाएगा और ये रिसोर्स नहीं मिलेगा, या यूआरएल ये काम नहीं करेगा। अब उसके लिए हम बनाते हैं रिलेटिव पाथ। अब रिलेटिव पाथ बनाने के लिए आप ये देखें, फ़र्ज़ किया मैं सबसे पहले तो ये हाइपर रेफरेंस, ये वही पेज है, इसके अंदर अगर जाता हूं तो देखें मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही हैं कि मैंने कौन से पाथ के ऊपर जाके अपना जो यूआरएल है वो देना है। फ़र्ज़ किया मैं ये कहता हूं पेज 1 है, कंट्रोल एस करता हूं। अब अगर मैं यहाँ पे एक ब्रेक दे देते हैं ताकि न्यू लाइन के ऊपर आ जाए, एक और दे देते हैं ब्रेक ताकि थोड़ा दरमियान में गैप बन जाए, कंट्रोल एस। अच्छा जी, अब अगर मैं गो टू पेज करता हूं तो ये देखें, पहली बात तो ये है कि आपके पास ये
अब ये कहाँ से है जी, HTML कोर्स और पेज 1 यानी कि उसी पे जा रहा है और ये देखें नया पेज ओपन हो गया। अब यानी कि हमारा ऑटोमेटिकली हमने सिर्फ यहाँ पे देखें पेज 1 दिया है, उसने क्या किया है, जिस डायरेक्टरी के ऊपर हम HTML कोर्स की डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं ना, जिस तरह हमने अभी देखा था इसमें काम कर रहे हैं, तो उसने क्या किया कि ये आप इससे पीछे वाला जो इसका एड्रेस है वो कहीं पे भी है, सी में है, डी में है, VS कोड में है या किसी भी और फोल्डर में है, वो क्या करेगा, इस डायरेक्टरी को देखेगा। इस डायरेक्टरी से पहले जो वो जिस वेब सर्वर के ऊपर आपकी ये वेबसाइट चल रही है उसका शुरू में कंकेटिनेट करेगा इस पेज के साथ, वो बनाएगा और बनाने के बाद पूरा वो उसको डिस्प्ले कर देगा। और इस केस में क्या हुआ है, ये हमारा चूंकि लोकल वेब सर्वर है, ये लोकल होस्ट और ये जो 5500 पोर्ट के ऊपर चल रहा है, तो उसने क्या किया, वो पूरा शुरू वाला कंकेटिनेट किया यानी कि URL के साथ कंबाइन किया, पेज 1 लगाया और उसके ऊपर पहुंच गया। अच्छा, एक तो तरीकेकार ये। इसमें अब अगर फर्ज किया किसी और डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है तो क्या करेंगे, इससे पहले कि मैं इस पॉइंट पे आऊं, इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं कि इसमें भी उसी तरह अगर मैं ब्लैंक नहीं लगाता, ठीक है, इसमें मैं अगर सेल्फ कर देता हूं Ctrl+S, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, लगाएं ना लगाएं तो ये डिफ़ॉल्ट ही है, और कंट्रोल, अब मैं अगर गो पेज पे जाता हूं तो देखें ये उसी टैब के अंदर ही ये ओपन करेगा, नए टैब में ओपन नहीं करेगा। नए टैब में ओपन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टारगेट जो है वो ब्लैंक करना पड़ेगा, ठीक है जी, Ctrl+S, और अब ये देखें ये नए टैब के ऊपर उस पेज पे पहुंच गया। अच्छा जी, अब जो रिलेटिव पाथ है ना, इसके अंदर दो तीन ऑप्शंस हैं। अब अगर हमारा पेज आगे फर्दर किसी डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि जिस तरह हमने ऊपर देखा था CSS केस में, ये देखिए हम उस फोल्डर में अगर फर्ज किया इस फोल्डर में इमेज एसेट्स के फोल्डर में है या फर्ज किया इमेजेस के फोल्डर में है, उसमें जाएंगे, फिर मेरा आगे जो पेज है उसके अंदर जाके उसको मैं यहाँ पे शो कराऊंगा, ठीक है जी, पेज 1.html, यानी कि आप इसी तरह आगे उससे आगे कोई फोल्डर है तो उसके अंदर चला XYZ कोई भी फोल्डर हो सकता है। तो यानी कि अब ये कैसे ढूंढता है, ये ऐसे ढूंढता है कि ये इसी तरह शुरू वाला देखेगा कि जी इसकी रूट डायरेक्टरी क्या है, रूट डायरेक्टरी हमारे पास ये वाली HTML कोर्स है, इसके अंदर वो क्या करेगा, इमेजेस में जाएगा, इमेज के अंदर फिर ये फोल्डर ढूंढेगा और ये फोल्डर ढूंढने के बाद फिर वो पेज को चला जाएगा, और शुरू वाला जो एरिया है वो आपको पता है कि जो लोकल वेब सर्वर है उसका जो पाथ होगा उसके पास, उसके अकॉर्डिंगली वो बनाएगा और आपको शो कर देगा। ये दूसरा तो यानी कि फोल्डर के अंदर ये एक और ऑप्शन आ गई। अच्छा जी, रिलेटिव पाथ लेवल्स अप पे जाने के लिए मुझे छोटा सा एक और काम करना पड़ेगा, और वो ये करना पड़ेगा कि मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद एसेट्स के अंदर जाके या बल्कि JS के अंदर, ये वैसे टेम्परेरी तौर पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ पेज 2 का, ठीक है जी, पेज 2 का। और मैं अगर इसमें जाता हूँ एसेट्स के अंदर और JS के अंदर, तो मेरे पास ये पेज 2 आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेज 2। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक लिंक बनाता हूँ, वही वाला एंकर लिंक, और इस अच्छा जी, अब सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि मेरा जो रूट पाथ है, रूट पाथ के अंदर मेरा एक फोल्डर है एसेट्स का, एसेट्स के फोल्डर के अंदर JS है, JS के अंदर एक पेज पड़ा है पेज 2। अब पेज 2 से मैं वापस अपने रूट पाथ के अंदर जो पेज 1 पड़ा हुआ है वहां पे आना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा जी, ये देखें दोबारा मैं ये बता देता हूं कि यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं ये फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पे 2 दफ़ा आपके पास ये डॉट लगाऊंगा। अब इसका मतलब ये है कि आप एक फोल्डर अप जा चुके हैं। अब उसके बाद फिर मैं एक फोल्डर ऊपर जाने का मतलब ये है कि अब मैं कंटेंट्स में आ चुका हूँ, लेकिन अभी भी रूट फोल्डर में, यानी कि जो
मेरा रूट फोल्डर है इस वेब सर्वर का, वहाँ पे नहीं पहुँचा, तो उसके लिए पहुँचने के लिए मैं फिर एक दफ़ा डॉट लगाऊंगा। अब ये देखें, इसको अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद अगर मैं जाके यहाँ पे इसके ऊपर जब माउस लेके जाता हूँ तो नीचे आप देखेंगे कि स्टेटस में इसका ये आपको नज़र आ रहा है कि अब ये वहाँ पे पहुँच। अगर मैं इसको अब क्लिक करूँ तो ये देखें अब मेरा जो रूट के ऊपर पेज 1 है उस पे पहुँच चुका हूँ। तो इस तरह से लेवल्स अप करने के लिए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे और इस चीज़ को हम अभी डिलीट कर देते हैं। ये मेरा पेज था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा जी, और मैं अब आता हूँ वापस अपने असल पेज की तरफ, और यहाँ पे ये जो मेरे पास, अब हम उससे आगे देखेंगे कि इमेजेस, हमारी जो वेब एप्लीकेशन है इसके अंदर अगर हमने इमेजेस शो करने हैं तो वो कैसे शो कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इमेजेस टैग, और इमेजेस टैग यूज़ करने के लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको देते हैं सोर्स। सोर्स का मतलब ये है कि जो आपका इमेज पाथ है, इमेज जहाँ पे पड़ा हुआ है उसका आप पाथ देंगे, और ये भी उसी तरह जिस तरह ऊपर हमने हाइपर रेफरेंस दिया था उसी तरह ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है और रिलेटिव पाथ भी हो सकता है। अब रिलेटिव पाथ देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कि मेरी ये रूट डायरेक्टरी के अंदर ये देखें पिक्चर 2 भी पड़ी है और पेज 1 भी पड़ा है। अगर मैं फोल्डर में जाऊँ तो फोल्डर के अंदर मेरे पास ये देखें पिक्चर 2 पड़ी हुई है। इसी तरह इमेजेस के अंदर मेरे पास काफ़ी सारे इमेजेस पड़े हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं इमेजेस में जाऊँ, तो इमेजेस में जाने के लिए मैं यहाँ पे ये फोल्डर सेलेक्ट करूँगा इमेजेस का। इमेजेस के अंदर ये देखें सारी लिस्ट डिस्प्ले हो गई है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फ़र्ज़ किया पिक्चर 1 शो करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, तो ये देखें ये लैपटॉप की जो पिक्चर थी वो आ गई है। अगर मैं पिक्चर 2 करता हूँ तो उसके बाद इसको सेव करता हूँ तो ये पिक्चर 2 आ गई है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ कि वही एब्सोल्यूट URL या रिलेटिव पाथ के थ्रू, एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ के थ्रू मैं जाके अपने इमेजेस शो करा सकता हूँ। अच्छा, ये तो था इमेजेस के बारे में। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि HTML के अंदर अगर हमने लिस्टिंग करनी हो तो लिस्टिंग हम कैसे करा सकते हैं, या उसके अंदर लिस्ट कैसे शो कर सकते हैं। ये ऊपर वाला मैं हाइड कर देता हूँ और उसके बाद हम आते हैं लिस्टिंग के ऊपर। अच्छा जी, लिस्टिंग जो हैं कई किस्म की होती हैं। एक आपके पास ऑर्डर लिस्ट हो सकती है, अनऑर्डर लिस्ट हो सकती है, एक आपके पास ऑर्डर लिस्ट हो सकती है। कुछ मैंने तरतीब दिया हुआ है। देखें, अनऑर्डर लिस्ट के लिए आप यूज़ करते हैं टैग UL का, और UL के अंदर जितने आइटम की लिस्ट बनाना चाहते हैं वो आप वहाँ पे LI दे देंगे। अब जिस तरह मेरे पास ये 3 नाम है, कामरान, असलम और फ़हीम, तो ये देखें जो ही मैंने ये 3 नाम बनाया, इसी तरह एक चौथा नाम भी हो सकता है। फर्ज के इसको मैं नाम दे देता हूँ काशिफ का, कंट्रोल S करूँगा तो ये देखें एक, और इस तरह जितनी लिस्ट अनऑर्डर यानी कि इसका कोई ख़ास ऑर्डर नहीं है, ये आगे पीछे भी हो सकती है। इनमें से ये आइटम ऊपर हो सकता है, ये नीचे हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गया अनऑर्डर लिस्ट। अगर आप ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हैं तो ऑर्डर लिस्ट के लिए ख़ास पैटर्न होता है, और वो पैटर्न क्या है आपके पास कि देखिए उसके साथ ये नंबरिंग आ जाती है। ऑर्डर लिस्ट में OL लिखते हैं, OL के बाद आपके पास वही लिस्ट आइटम जिस तरह ऊपर वाली में था इसमें भी वही लिस्ट आइटम आएगा, और जितने नाम आप देंगे वो दे सकते हैं। तो इनमें से हर एक बाकायदा ऑर्डर में आएगा जिसको जो ऑर्डर देना है, यानी कि ये पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, फोर्थ एंड सो ऑन। इसके साथ एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट का क्या मतलब है, देखें ये जिस तरह स्टूडेंट्स है, इसके अंदर फिर फर्दर मैंने थोड़ा आगे इंडेंटेशन दे के तो मैंने आगे स्टूडेंट 1 2 3, इसी तरह टीचर्स उसकी फिर डिस्क्रिप्शन दी है, टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3। ये कैसे होता है, सबसे पहले नंबर पे आएगा DL यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट,
उसके बाद आएगा टर्म, डीटी। डीटी का मतलब डिस्क्रिप्शन टर्म। अब जो टर्म है स्टूडेंट्स की टर्म है, और फिर उसके बाद जो आपके डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन है, वो जितने आइटम हो सकते हैं वो आपके आएंगे, ठीक है। और इसी तरह फिर आप ये डिस्क्रिप्शन टर्म, ये जिस तरह ये टर्म है और फिर आगे ये चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप लिस्टिंग भी HTML के अंदर शो कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा कमिट करूंगा और आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने के लिए मेरे पास है जी टेबल्स। टेबल आपको आमतौर पे बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर आपको डाटा शो कराना पड़ सकता है HTML के अंदर, और उसके लिए फिर आप यूज़ करते हैं टेबल। टेबल यूज़ करने के लिए टैग यूज़ होता है टेबल का, ठीक है जी। अब ये देखें, ये टैग यहाँ पे ये स्टार्टिंग और ये इसका एंडिंग टैग है टेबल, और इसका मैंने बॉर्डर इसको एक ख़ास वो दे दी है, कलर दे दी है, ठीक है। ये मज़ीद डिटेल में आगे CSS में हम पढ़ेंगे वैसे। और यहाँ पे देखें पहले नंबर पे एक मेरे पास रो है, इसको अभी मैं कमिट कर देता हूँ। अभी हम आते हैं, ये देखें एक रो ये है, एक रो, इसके अंदर टोटल मैंने जो रोज़ बनाई हैं 3 रोज़ हैं, 1 2 3। तो ये पहले वाली रो है, ये दूसरे वाली है और तीसरे वाली, इस तरह से ये रोज़। और कॉलम कैसे बनाया मैंने, हर रो के अंदर मैंने 1 2 3 4 कॉलम बनाए। वो कैसे, ये एक रो दूंगा तो इसका मतलब मैं इसको 1 मिनट हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह इस चीज़ की क्लियर हो जाए। ये देखें पहली रो टेबल के अंदर मैंने सिर्फ एक लिखा है रो का टैग, रो के टैग के अंदर एक मैंने आइटम दिया है टेबल हेडिंग TH। अब ये पहला सेल है। इसी तरह जब इसको भी मैं कमिट कर देता हूँ, ये पहला सेल बन गया। अब अगर मैं आगे वाले सेल एक्टिवेट करूं तो ये देखें दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ये इस तरह। अब हर रो के अंदर 4 कॉलम होने ज़रूरी हैं, तभी आपकी जो टेबल की सिमेट्री है वो बरकरार रहेगी। तो अब इसमें भी आपको एक रो बनानी पड़ेगी, और आगे अब इसके अंदर मैंने टेबल हेडिंग का टैग यूज़ किया था, अब मैं TD यूज़ करूँगा, टेबल डाटा, यानी कि सेल को रिप्रेजेंट करता है वो भी। ये फ़र्क ये है कि इसमें ये देखें टेक्स्ट बोल्ड आ रहा है, यानी कि हेडिंग के लिए टेक्स्ट यूज़ हो रहा है, और इसमें जो है नॉर्मल टेक्स्ट आएगा। अब ये एक सेल था, अगर मैं ये हाइड कर दूं तो ये देखें अब एक आया, ठीक है। अब इसको मैं अगर अनकमिट करूं तो ये सारे सेल आ जाएंगे इसके, ठीक है जी। अब इस तरह ये टेबल रो, एक रो, दूसरी रो, आप इस तरह डिफरेंट रोज बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और टर्म यूज होती है कॉलम स्पैन और रोज स्पैन। वो कैसे, अब हालांकि इसमें देखें 1 2 3 4 कॉलम्स हैं इस टेबल के अंदर। अभी हम रोज की नहीं बात कर रहे, कॉलम की बात कर रहे हैं। ये स्टूडेंट ID 1 कॉलम है, नेम सेकंड कॉलम है, सेक्शन 3rd, क्लास 4th कॉलम। अब मैं ये कहता हूं कि ऊपर इसका इन 4 कॉलम के ऊपर एक कॉलम है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा कॉलम स्पैन। उसी तरह एक रो बनाऊंगा, रो तो ज़ाहिर है आपको पता है कि जब एक रो ऊपर बन गई तो रो बन गई। कॉलम स्पैन करने का क्या फायदा हुआ कि ये पूरे के पूरे जितने सेल थे उनको एक सेल के अंदर मैंने इकट्ठा कर दिया। अगर मैं ये कॉलम स्पैन हटा दूं तो ये देखें अब ये सिर्फ पहले सेल के अंदर आ गया, यानी कि पहला सेल है, पहला कॉलम है, इसके आगे दूसरा, तीसरा, चौथा। और अगर मैं ये कॉलम स्पैन 3 कर दूं तो 3 सेल बन जाएंगे। अगर इसको मैं 2 कर दूं तो ये 2 सेल बन जाएंगे। तो इस तरह से आप कॉलम स्पैन और रो स्पैन को यूज कर सकते हैं। और रो स्पैम आप कैसे यूज करेंगे, तो वो कैसे कर सकता हूँ, वो ऐसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इस पहले सेल में देता हूँ रो स्पैम 2। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये जो है, और इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। अब ये देखें इसमें पहली जो 2, इस पहले सेल के अंदर जो 2 रोज हैं उसका एक स्पैन बन गया, ठीक है। 1 दोनों का कॉमन हो गया है। उसके बाद इसका जो नेम है, फिर आगे से ये 3 रोज बन गई। तो इस तरह से आप रो स्पैम और कॉलम स्पैन यहाँ पे बना सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जी टेबल का। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम चलते हैं डिव। अच्छा देखें,
एक और चीज़ बतानी थी आपको कि कुछ आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं इन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और कुछ होते हैं इन लाइन एलिमेंट्स। आपके पास जिस तरह जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं वो कौन से एलिमेंट होते हैं, ये वो वाले आपके पास एलिमेंट्स होते हैं जो हर दफ़ा नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। जिस तरह मेरे पास ये डिव है, ये बेसिकली आपका सेक्शन या एक डिवीजन बनाने के लिए होता है। अब देखें मैंने पहला डिव दिया, डिव के बाद फिर ये इसके बाद नई लाइन आप, हालांकि मैंने ब्रेक नहीं दी, अगर ब्रेक दूं तो मज़ीद फिर ये नीचे चला जाएगा। अब ये देखें, ठीक है। अब अगर ब्रेक हटा दूं तो ऑलरेडी एक न्यू लाइन की इसमें, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास ब्लॉक लेवल होते हैं एक ब्लॉक बन जाता है। और इसको अगर मैं यहाँ पे जाके F12 करूँ और इसको मैं सिलेक्ट करूँ तो ये देखें पूरा शुरू से लेकर एंड तक आपके पास एक ब्लॉक शो हो रहा है। इसी तरह इसका भी ब्लॉक शो हो रहा। और तो ये आपके पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह आपके पास एक एलिमेंट हो सकता है, जिस तरह स्पैन का एक एलिमेंट है और वो ऊपर हमने यूज़ किया था, वो चेक करा देता हूँ आपको। देखें इसके अंदर मैंने एक स्पैन का एलिमेंट यूज़ किया था, उसमें कलर शो किया था इसका हैशटैग IT एजुकेशन का। तो ये देखें इसमें कोई ब्रेक नहीं आई, कोई न्यू लाइन नहीं आई, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे ये शो हो रहा है स्पैन, यानी कि इसमें कोई ब्रेक नहीं है। तो जो इन लाइन होते हैं मतलब ये है कि वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते, और जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो न्यू ब्लॉक। तो डिव आपके पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो कहने का मतलब ये था। अच्छा जी, अब डिव जो है आपके पास वो डिवीजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसका काफ़ी सारा आगे इस्तेमाल आएगा जब हम अपनी CSS लिखेंगे। तो CSS के थ्रू इसमें हम डिवीजन कर सकते हैं अपने कंटेंट्स की। मतलब ये पूरा जो पेज है इसमें फ़र्ज़ किया हम डिव के थ्रू हम ये कहते हैं कि ऊपर ये सारा एक पार्ट हेडर का बन जाए, लेफ्ट साइड पे एक मेन्यू बन जाए, फिर ये कंटेंट बन जाए, एंड पे फिर फुटर बन जाए। तो ये सारे मतलब हम अगर सेक्शन और डिवीजन बनाएंगे तो डिव को यूज़ करते हुए हम बना सकते हैं। इसका आगे काफ़ी एक्सटेंसिव इसी तरह यूज़ होगा। इसके अलावा एक और चीज़ है, उसको बोलते हैं HTML फेविकॉन। देखें अगर मैं ये चाहूँ कि जिस तरह ये देखें मेरे टाइटल के साथ ये एक इमेज शो हो, जिस तरह H शो हो रहा है, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ एक आइकन। और आइकन की जो टाइप है वो इमेज होगी या ज़ाहिर है X आइकन होगा, और उसका उसी तरह रेफरेंस दूंगा। मैं अगर फ़र्ज़ के ये आइकन चेंज करता हूँ, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, तो ये देखें इसका ये चेंज हो गया। तो कहने का मतलब टाइटल के साथ अगर आपने आइकन भी शो कराना है, जिस तरह अक्सर वेबसाइट्स के अंदर शो होता है, जिस तरह फेसबुक पे अगर मैं जाऊं तो शुरू में ये देखें ये आपके पास इसका फेविकॉन आ रहा है फेसबुक का। तो इसी तरह हर साइट का आमतौर पे फेविकॉन होता है। तो आप फेविकॉन लगाना चाहें तो हेड सेक्शन के अंदर उसी तरह जिस तरह हमने स्टाइल शील्ड को लिंक किया है, इसका रिलेशन बताएंगे कि आइकन है, इसकी टाइप ये देंगे। टाइप देने के बाद फिर उसका जो रेफरेंस है, कहने का मतलब ये जो उसका पाथ है वो देंगे, तो ये फेविकॉन यहाँ पे लग जाए। तो इस तरह आप वेबसाइट के अंदर फेविकॉन भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो था जी डिवीजन के बारे में। अच्छा, आज का अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आज इतना ही। इंशाल्लाह अब अगले जो ट्यूटोरियल होगा उसमें हम HTML के अंदर फॉर्म्स कंट्रोल कैसे यूज़ कर सकते हैं, सर्वर के लिए कैसे उसे सेंड कर सकते हैं, और कैसे हम बैकएंड पे प्रोसेसिंग करवाते हैं, ये सारा प्रोसीजर हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे अगली वीडियो में। अप टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।